Let's start our class. Good evening to all of you again. हम लोग आज साउंड में कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को. लास्ट क्लास में हम लोग साउंड के बारे में पढ़ रहे थे और आज जो हमारा साउंड में टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. टुडेज डेट इज 10th ऑफ जनवरी और मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग क्लास में जो नोट्स है वो बनाते चलें. मैं आपको लिखने का पूरा टाइम दूंगा बट बाद में नोट्स बनाने का काम नहीं, अभी बनाएंगे आप लोग. इज 10th ऑफ जैन 2022 और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव की बात करने वाले हैं. ध्यान देना, ये टॉपिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव है. ठीक है, साउंड, एक साउंड वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. ठीक है, तो इसकी शुरुआत हम लोग जो करते हैं वो एक ग्राफ से करते हैं. ये ग्राफ आपका देखा देखा होगा, ऐसा नहीं है कि आप ये ग्राफ पहली बार देख रहे हो. ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ है. होता क्या है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ? तो बच्चों मान लो कि यहाँ पे आपका बोलने वाला सोर्स बैठा हुआ है. ठीक, और मान लो कि यहाँ ग्राफ के दूसरे एंड पे आपका लिसनर बैठा हुआ है. ठीक, तो सोर्स और लिसनर, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, हम दोनों के बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं सब वाइब्रेट कर रहे हैं. ठीक है, मान ले कि हमारा एक पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, वो यहाँ पे है. वो पार्टिकल अभी कहाँ पे, उसका उसका वो डिस्प्लेस कितना हो रखा है यहाँ पे. एक पार्टिकल हमारा है, यहाँ वाला पार्टिकल जो है वो कुछ यहाँ पे है. तो अगर मैं ऐसा बोलूं तो हमारे सोर्स और लिसनर के बीच का हर एक पार्टिकल अपने अपने मीन पोजीशन से क्या हो रखा है, वाइब्रेट कर रहा है, ऑक्सीलेट किया कर रहा है. ठीक, तो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ. अब इस ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जो हमको जानना चाहिए, जो आपको अभी लिखना होगा. ठीक है, लिखेंगे हम लोग करके. पहला जो टर्म आता है वो आता है क्रेस्ट. समझते हैं बच्चों क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट का अगर इंग्लिश मीनिंग जानते हो तो ये पहाड़ को कहते हैं, पहाड़. तो एक पहाड़ से तो क्लियर आ रहा है. तो इस ग्राफ में हम उस पॉइंट को क्रेस्ट कहते हैं जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होता है. तो उस पॉइंट को क्रेस्ट कहने का मतलब क्या है कि क्रेस्ट किसको कहेंगे हम लोग? क्या हम लोग कह सकते हैं कि क्रेस्ट ये है? ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उसको कहते हैं क्रेस्ट. उसी तरीके से लोअर मोस्ट पॉइंट पे जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उसको कहते हैं हम लोग ट्रफ. क्लियर है? फिर क्रेस्ट ट्रफ के बाद फिर से क्या आता है, अपना क्रेस्ट आता है. क्लियर है? और क्रेस्ट और ट्रफ जो होता है वो क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है और हर एक साइकिल में एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होता है. एक साइकिल में एक क्रेस्ट और एक ट्रफ जरूर होता है हमारा. ठीक है, अगर आप एक साइकिल की बात करें तो मतलब मान लीजिए कि अब यहां तक एक क्रेस्ट और एक ट्रफ तो है ही. तो इन दोनों टर्म को एक बार डिफाइन कर लिया जाए क्या होता है. तो क्रेस्ट पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन द वेव which with the maximum value of upward displacement within a cycle. एक साइकिल में जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कहते हैं क्रेस्ट. उसी तरीके से अगर ट्रफ की बात करें तो ट्रफ पॉइंट इज द पॉइंट ऑन द वेव विद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट. शब्द क्या फर्क है, एक है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट और दूसरा क्या है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है? तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड पे ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट विद इन अ साइकिल. एक काम करें, इस डेफिनेशन को आप साफ साफ लिखें और इस फिगर को भी, ग्राफ को भी बनाएं. इस ग्राफ में और भी चीजें मैं बनवाऊं, ड्रॉ कराऊं. तो एक ग्राफ बस बना दे और की टर्म्स को लिखे. लिख लो एक बार, फिर कोई डाउट होगा तो पूछना.
नोट कर लेना तो से यस ऑन चैट, चैट पे यस कर देना कि डन, और से डन, ताकि हम लोग उसके बाद आगे बढ़ पाएंगे। तो 2 टर्म्स बताया हूं, क्रेस्ट और ट्रफ। गुड आदित्य, वेरी गुड। बाकी लोग को लिख देते हैं थोड़ा सा। आज बहुत काम की चीज पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, फोकस रखना। वेरी गुड वैभव। वेरी गुड। तस्लीम ने लिख लिया, आयुष ने लिख लिया, अमृत ने लिख लिया। बच्चों लास्ट 1 मिनट। तो हम समझ गए, ऊपर वाले को क्रेस्ट, नीचे वाले को ट्रफ कहेंगे हम लोग। ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी करना है आज। डन प्रज्ञा? वेरी गुड विश, भार्गवी, सबने लिख लिया। आई होप बच्चों मैं अब आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आगे से पेस मेंटेन करना आप लोग भी। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ में, अब आपको ग्राफ दोबारा नहीं बनाना, ग्राफ आपका वही है, उसमें कुछ टर्म्स हम और बनाएंगे, ठीक है। अब कुछ और टर्म्स क्या है? तो बच्चों एक टर्म है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैंने बोला कि क्रेस्ट जो होता है वो ये पॉइंट है, लेकिन सवाल उठता है कि क्रेस्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो एक पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एम्पलीट्यूड। उसको क्या कहते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड। यानी ये क्लास में पहले भी पढ़ा दिया है। बोलो याद आ रहा है? कहीं बताया था एम्पलीट्यूड के बारे में? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मूव्ड बाय द पॉइंट, द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। The maximum displacement of particle from the mean position is said to be amplitude. ये आपका हाइट जो है इसका ग्राउंड बेस से, उसको क्या कहेंगे हम लोग? एम्पलीट्यूड। इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। देख लीजिए इसको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज सेड टू बी एम्पलीट्यूड। अगला टर्म लिखो एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिर बताते हैं वेवलेंथ। ठीक है, हमारे पास एक और टर्म है, वो क्या है? वेवलेंथ। एक और क्या है टर्म? वेवलेंथ। ये वेवलेंथ क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं, समझ लो एक बार, फिर लिखने का टाइम दोनों को दूंगा। वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है? तो दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग वेवलेंथ। दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग वेवलेंथ। उसी तरीके से अगर दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ हो, इसके बीच के डिस्टेंस को भी हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग वेवलेंथ। याद रखिएगा, दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ, या दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को भी हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। क्लियर है? याद रखिएगा, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच की दूरी जो होती है वो वेवलेंथ का हाफ होता है। वेवलेंथ में क्या होता है? हाफ। यानी याद रखिएगा कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है? वेवलेंथ का हाफ। क्लियर है? एक काम करें, दोनों डेफिनेशन लिख लें। वेवलेंथ का डेफिनेशन होगा, वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ अ वेव। लिख ले, नहीं समझ में आता जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क। मैंने आपको 4 टर्म्स बताए, क्रेस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड यानी कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, और चौथा बताया वेवलेंथ। दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का दूरी होगा वेवलेंथ, दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच का भी डिस्टेंस होगा वेवलेंथ।
साफ साफ इसको लिख लो, फिर डाउट पूछो अपना। ये सब हम बना रहे हैं डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के ग्राफ में ही। अगर मैं थोड़ा क्लियर बना दो इसको, थोड़ा क्लियर बना दो, दो कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो दूरी होगा वो दूरी होगा वेवलेंथ। दो कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस होगा। अच्छा आशु, मैं दोबारा समझा देता हूं। देखो आशु, मैंने बोला कि आपका क्रेस्ट तो आपको पता ही है क्या है, क्रेस्ट है दो, तो दो कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होगी विल बी कॉल्ड एज वेवलेंथ। उसी तरीके से ट्रफ जो होगा वो भी ट्रफ भी होगा, ऐसा कुछ मान लो इधर। तो दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ के बीच का भी जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, वेवलेंथ। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर कोई बोले कि अच्छा बताओ क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का दूरी कितना होगा, वो कितना होगा, लैम्डा बाई 2। वो होगा लैम्डा बाई 2। क्लियर है क्या, वो होगा लैम्डा बाई 2। और फिर से ट्रफ और क्रेस्ट के बीच की दूरी कितनी होगी, लैम्डा बाई 2, और पूरा मिला के क्या होगा, वेवलेंथ। इज दिस क्लियर? याद रखिएगा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई वेवलेंथ बाई एक नया टर्म है, उसको कहते हैं लैम्डा। लैम्डा LAMBD, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। वेवलेंथ को हमेशा हम लोग लैम्डा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एम्पलीट्यूड को हमेशा हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात दिमाग में होना चाहिए। हर वेव का अपना अपना वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ तो नाम सुना होगा ना, हर कलर का अपना अपना, हर लाइट का अपना अपना वेवलेंथ होता है। उसी तरीके से हर साउंड का भी अपना अपना वेवलेंथ होता है। बोलिए बच्चों, क्लियर है? आशु क्लियर हुआ? ओके ग्रेट। बच्चों लिख लिया सबने? लिख लिया हो तो से यस, if written then say yes, then we can go ahead। तो हमने अभी तक कुल मिला के 4 टर्म्स पढ़े हैं। चारों टर्म्स क्या थे, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, क्रेस्ट, ट्रफ। 4 टर्म्स हमने पढ़े। दो टर्म्स और ये सब टर्म्स ऐसा नहीं है कि जो आप पहली बार पढ़ रहे हो जानते भी हो थोड़ा बहुत, ठीक है। 2 टर्म्स और पढ़ेंगे हम लोग। वो 2 टर्म्स क्या है देखते हैं। वो टर्म्स है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। बच्चों इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को पढ़ने के लिए हम लोग को ग्राफ भी अपना बदलना पड़ता है। वो ग्राफ कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये ग्राफ भी बिल्कुल पहले के वाले ग्राफ की तरह ही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। याद रखिएगा कि हमारा ग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि देखो, ग्राफ में पहला चीज रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, तो किसी भी वेव का एक साइकिल जितने देर में कंप्लीट होता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। मैं अगर बोलूं कि एक वेव अगर शुरू किया है O से और पहुंचा यहाँ पे A पे, तो गौर से देखो O से जब A पे पहुंचा है तो वेव का पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो इसको करने में जितना, इस साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एग्जांपल लो, अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में एक सर्टेन टाइम लगता है, 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। उसको क्या कहेंगे, अर्थ का टाइम पीरियड। इतने देर में एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। क्लियर? अगर मान लो अर्थ को पूरा एक बार रोटेट करने में एक समय लगता है, तो एक साइकिल करने में उसको कुछ टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड।
तो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वाइब्रेशन, इट इज डिनोटेड बाय टी। मतलब कोई बॉडी वाइब्रेट कर रहा है तो पूरा एक वाइब्रेशन करने में कितना समय लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, अब यहां से टाइम पीरियड टी है, तो अगर यहाँ का टाइम निकालोगे तो कितना लिखोगे, t/2। इसको और दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, उसका भी आधा हो जाएगा, t/4। और ये कितना हो जाएगा, 3t/4। क्लियर है? एक टाइम को भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया टाइम पीरियड को भी। ठीक है, एक बार बॉडी ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को भी हमने टी टाइम को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसको कहते हैं टाइम पीरियड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल टी से, याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल टी से। और एक लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। फ्रीक्वेंसी को जनरली हम लोग यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक साइकिल में कितना ऑक्सीलेशन होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन होता है, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये आगे हायर क्लासेस तक दिमाग में रखना है, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकंड। और फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अभी भी हम पढ़ें क्या होता है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड। यहां तक पढ़ने के बाद इस पे बेस्ड हम 2-3 सवाल करेंगे। वो क्वेश्चंस करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। ठीक है, मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया एक बार ध्यान दे दो। हमने आपको बताए 6 टर्म्स, क्रेस्ट ट्रफ बताया, एम्पलीट्यूड वेवलेंथ बताया, और लास्ट में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बताए। जल्दी से इसको लिख लीजिए, तब हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया बच्चों? बच्चों देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, सब लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। सब लोग क्वेश्चन को लिखे, पहले पहले क्वेश्चन लिखो फिर सॉल्व करो। डोंट थिंक कि पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पे बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। गॉट 2 आंसर्स, एक सही एक गलत। जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन को ठीक से पहले लिख लो, उसके बाद पढ़ो क्वेश्चन को। डोंट थिंक कि बाद में स्लाइड नोट्स देख करके लिखेंगे, फायदा नहीं है उससे। अभी तक 5 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। छह लोगों ने, स्टिल 60% पीपल हैव नॉट रिप्लाइड। एंड सबसे अच्छी बात है कि 4 लोगों ने सही जवाब दिया है उसमें, लेकिन 4 ने गलत भी।
बच्चों 8 रिप्लाई आए हैं, सब लोग सोचें। ध्यान नहीं दिया ठीक से, गलतियां हो रही हैं काफी। टेन रिस्पॉन्स में 10 रिस्पॉन्स आए, इसमें 4 लोगों ने सही किया सिर्फ। लास्ट 30 सेकेंड्स। ग्यारह रिस्पॉन्स। पोल को क्लोज कर रहा हूं अभी। सो आप लोगों ने जो रिस्पॉन्ड किया है उसके हिसाब से आप देखो कितना आंसर स्प्रेड है इसमें। आप लोगों ने जो शो किया है उसमें से 4 लोगों ने डी बताया है, 3 ने ए, 3 ने बी और 2 ने सी। काफी गलतियां हुई हैं, यानी कम से कम 60-70% लोगों ने गलत तो पक्का किया है। बच्चों गौर से देखो, और सबने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया है। तो सबसे पहले देखो कि डिस्टेंस बिटवीन अ कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज एक्स, यानी कह रहा है कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच की दूरी है एक्स। एक क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी है एक्स। हम जानते हैं कि दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, और एक क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी को कहते हैं वेवलेंथ का हाफ। इसका मतलब है कि वेवलेंथ का हाफ का वैल्यू कितना दिया है, एक्स। तो क्या वेवलेंथ नहीं आ जाएगा? वेवलेंथ कितना हो जाएगा? क्या वेवलेंथ 2 इंटू एक्स नहीं हो जाएगा बच्चों? बोलो, क्या वेवलेंथ 2 इंटू एक्स नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया पूछो, मुझे अगले क्वेश्चन में सबका रिस्पॉन्स चाहिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को नहीं आया समझ में आया? रेज योर हैंड्स। समझ आया? करेक्ट आंसर वुड बी डी, यानी 12 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, उसमें से 8 लोगों का जवाब गलत था। ठीक है, तो अगले पे ध्यान दें, अगले क्वेश्चन को ध्यान दें, क्या पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है। आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव अहेड। चैट पे रिस्पॉन्ड करो अगर कोई दिक्कत है तो। अगला सवाल, ट्राई दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें सब लोग, और याद करो फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या था? गुड वैभव, दोबारा पोल लॉन्च कर रहा हूं। दोबारा पोल लॉन्च कर रहा हूं। आयुष गुड, स्वर्णा गुड, शुभम वेरी गुड, प्रज्ञा वेरी गुड, अनुष्का एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। इस बार अभी तक 9 में से 6 लोगों का रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है। एक्सपेक्टिंग मोर। भार्गवी ट्राई अगेन। स्टिल मेनी मोर टू रिस्पॉन्ड। Very good. 70% people have replied correctly.
फिर 15 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें 9 लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। मैं आपको आपके आंसर दिखा देता हूं। सी और आंसर 9 लोगों ने सही जवाब दिया है, ए आंसर दिया है, 2 ने बी, 2 ने सी, 2 ने डी। देखते हैं कैसे गलती हुई। बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिफाइन करते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस इन 1 सेकेंड। ठीक। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि 0.8 सेकेंड्स में 24 साइकिल हो रहा है। 0.8 सेकेंड में अगर 24 साइकिल हो रहा है, तो अगर मैं बोलूं कि 1 सेकेंड में कितना साइकिल होगा, तो क्या डिवाइड नहीं कर दोगे? 24 बाई क्या करोगे? 0.8। कोई दिक्कत है क्या? यूनिटरी मेथड है, सीधा सीधा। ये इनटू क्या हो जाएगा? 10। 8 3 जा, क्या ये 20 हर्ट्ज नहीं आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 सेकेंड में जितना ऑक्सीलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या इसका आंसर 30 हर्ट्ज नहीं हो जाएगा? बोलिए। बोलिए बच्चों, इज दिस क्लियर? सही ऑप्शन चैट चैट में बताओ कि समझ में आ गया कि नहीं। अगर आ गया है तो अगला करते हैं हम लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला आ गया है तो अगला अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम लोग, सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं दोबारा। बहुत इजी सवाल है, इस बार मुझे सबका सही आंसर चाहिए। जल्दबाजी मत करना, पोल पे सही आंसर दो। पोल पे सही आंसर दो, जल्दबाजी नहीं करनी है। In the curve, half the wavelength is. सोच समझ के जवाब दो, सबका सही आंसर आएगा। भार्गवी ने हैंड रेज किया। भार्गवी, गो अहेड, पूछिए। भार्गवी को डाउट है तो पूछ सकती है, अनम्यूट कर दे सर रहा हूं। गलती से हो गया था हैंड रेस। कोई नहीं, ओके। कभी भी आपको डाउट पूछना हो, जस्ट रेज योर हैंड। अभी तक 8 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। 7 का जवाब बिल्कुल सही। 9 में से 8 का जवाब बिल्कुल सही। एक्सेलेंट। 9 out of 10 have replied correctly. Very good. 10 out of 11, 11 out of 12. Excellent. शुभम बिल्कुल सही है। Excellent. Last 10 seconds. 13 people have replied, out of which 12 are correct. आप लोग बिल्कुल ही सही सोच रहे हो। अनुष्का, मे बी नहीं, मस्ट बी। है ना अनुष्का? मस्ट बी। चलिए, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग देखते हैं कौन सा जवाब इसका सही है। मैं पोल को एंड कर रहा हूं और रिजल्ट शो कर रहा हूं। आपका जवाब क्या था? स्टिल 4 to 5 people have not responded. See your results. ठीक है, यानी सब लोग 12 लोगों ने बी जवाब दिया है, एक ने ए कहा है। लेट्स चेक कि कैसे ए नहीं होगा। मैं बहुत सिंपल सा कह रहा हूं कि एक साइकिल यानी ए से लेकर के अगर मैं बोलूं ई तक का, सबको पता है कि ये वेवलेंथ होगा। अब इसका आधा जैसे भी लो, वेवलेंथ बाई 2 होगा। जैसे ए से सी भी लोगे अगर,
ये भी क्या होगा, वेवलेंथ बाई 2। बी से डी भी लोगे, ये भी क्या होगा, वेवलेंथ बाई 2। सी से ई भी लोगे तो क्या होगा, वेवलेंथ बाई 2। हमारे पास तीन चीजें दिख रही है, एक ए सी दिख रहा है, दूसरा बी डी दिख रहा है, और तीसरा सी ई दिख रहा है। मेरे पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बी डी। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी डी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? वेरी गुड। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उसका नाम है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड, आगे भी बहुत काम आता है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, अब स्पीड ऑफ साउंड वेव्स क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों याद रखना कि स्पीड जो होता है, वेलोसिटी जो होता है, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, v इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। यानी वेलोसिटी का वैल्यू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑफ द साउंड। v, या अगर मैं सिंपल डेफिनेशन लिखूं तो v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव। ये साउंड ही नहीं, ये किसी वेव के लिए भी वैलिड है, ये किसी भी वेव के लिए वैलिड है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तीनों टर्म्स हम जानते हैं क्या होता है। वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी आपको पता है किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हमेशा हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं, याद रखिएगा यूनिट इसका। और वेवलेंथ को हमेशा हम लोग मीटर में यूज करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को याद रखिएगा हम लोग हर्ट्ज में या तो 1 पर यूनिट सेकेंड में मेजर करते हैं। वेवलेंथ को हम लोग हमेशा मीटर में मेजर करते हैं। वेलोसिटी को हम जानते हैं हमेशा मीटर पर सेकेंड में यूज करते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला जो हम लोग को दिमाग में रखना है वो है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो जितने भी स्पीड के क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे बन जाएंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। क्लियर है? याद रखिएगा कि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, समझ में आ गया सबको? जल्दी लिख लो, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इस पर। हमको तीन में से कोई दो चीज पता होगा, हम तीसरा निकाल लेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। लिख लेना then say yes so that we can move ahead. वेरी गुड, लिख लिया? याद रखना वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट वही होगा, यूनिट होगा इसका मीटर पर सेकंड, उसके लिए कंफ्यूजन मत रखना। यूनिट जो होगा इसका तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड। बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आई होप सबने लिख लिया होगा इसको। आपको आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, ट्राई करें, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। थोड़ा सोचना है सवाल में।
बच्चों लाइन बाय लाइन पढ़ो, आपको हिंट मिल जाएगा। अनुष्का, देखते हैं अनुष्का, अभी तक 5 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। 5 people have responded till yet. क्वेश्चन में और टाइम दो, कोई जल्दी नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को लिखो पहले, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। वैसे अनुष्का 7 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें अभी तक 6 लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। प्रज्ञा सही है। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, क्या करेंगे? एनीवन वांट टू एक्सप्लेन? क्या कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? अनुष्का है हैंड रेस किया। अनुष्का गो अहेड, बोलिए। So इसमें given है that 5 meters per second is velocity. डन, ठीक। And we know that velocity is equal to frequency into wavelength. आपने बोला कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और Yes, sir. और क्या दिया हुआ है? And 5 meter is frequency. 5 मीटर इज फ्रीक्वेंसी। No sir, wavelength. दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग? So wavelength. यही दिमाग लगाना था यहाँ पे, ठीक है ना? ओके अनुष्का, गुड। बच्चों समझो सब लोग, क्वेश्चन में सबको दिख रहा था कि मुझे वेलोसिटी दिया गया है, वेव का वेलोसिटी दिया गया है, लेकिन फंसाया क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट आर 5 मीटर अपार्ट। दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है। दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस एक्चुअली में क्या होगा? वेवलेंथ होगा। क्लियर है? तो वे v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब वेलोसिटी 5 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, और वेवलेंथ भी 5 दिया हुआ है। तो क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी आ गया 1 हर्ट्ज। सही है क्या? फ्रीक्वेंसी अगर 1 हर्ट्ज आ जाएगा तो सबको पता है कि टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं, तो टाइम पीरियड को 1 बाई फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी को 1 बाई टाइम पीरियड कह सकते हैं। दोनों चीजें चलेंगी। तो 1 बाई 1 कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? बोलो बच्चों, क्या सबको समझ में आया ये चीज? तो एक और करेंगे हम लोग सवाल, हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे। आगे बढ़ा है? जो लिख रहे हैं वो लिखते रहें, और अब बाकी लोग अगला क्वेश्चन करें। अदिति ने हैंड रेस किया। अदिति गो अहेड, बोलिए।
ओके हाँ, फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रहा है, मैं समझ गया। फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है आदित्य। हाँ दिख गया दिख गया, मैं समझ गया था आपको, वो इस टूल बार की वजह से नहीं दिख रहा था। चलो सॉल्व करो, ये तो बनना चाहिए। ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है आयुष, ऑलमोस्ट क्लोज है। सब लोग ट्राई करें इसको, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ही है। और थोड़ा जल्दी करो, एक क्वेश्चन और भी करना है अपने को आज। हुआ किसी का? एक आयुष का आंसर, सब कैलकुलेट करो जल्दी। आशु कैलकुलेट करो, आशीष, अमृत, अदिति, विश, रिस्पॉन्ड, आस्था, लुक्स फाइन, ठीक लग रहा है, बहुत क्लोज है। नहीं आशीष, गड़बड़ है, गलती कर दिया, उल्टा लगा दिया फॉर्मूला। शुभम गलती कर दिया, उल्टा लगा दिया और यूनिट भी गलत लगाया। क्वेश्चन में देखो वेलोसिटी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू, पहले तो 340। रिद्धि बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और आपको वेवलेंथ निकालने को बोल रहा है और फ्रीक्वेंसी दे रहा है 512 हर्ट्ज। वैभव बिल्कुल सही है। वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना होगा? वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, 340 बाय फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 512। ये आ रहा है क्या? ये एग्जैक्ट 0.67 आ गया क्या? एग्जैक्ट तो नहीं आना चाहिए बट ठीक है, करीब ही आएगा। लगभग ये 0.664 के आसपास आना चाहिए। लगभग ये 0.664 के आसपास आना चाहिए। इतना क्या होगा? मीटर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल सही स्वर्णा, जिसको कई लोगों ने 0.67 मीटर भी लिखा है, बिल्कुल सही स्वर्णा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? मतलब ओवरऑल थोड़ा बहुत गलती जो हुआ है एक दो लोगों से, बट मोरलेस एक तो शुभम देख लो अपना और एक आशीष देख लो, दोनों दोनों को समझ में आ गया होगा, तुमने उल्टा कर दिया प्रॉपर वैल्यू पुटिंग में। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन। सब लोग इस सवाल को ट्राई करें तब तक। ये बनना चाहिए, ये बनाओ, बनाओ आज की छुट्टी इसी पे। ट्राई दिस क्वेश्चन। रिपल्स का मतलब वेव, रिपल्स का मतलब वेव है विश। शुभम, रिपल्स का मतलब वेव।
रिपल्स का मतलब वेव। सब लोग ट्राई करें। क्वेश्चन, रिपल्स का मतलब वेव समझना। 10 waves produced in 1 second। कुछ तो इसका मतलब है, कुछ तो इसका मतलब है। ये मतलब समझ में आ गया, क्वेश्चन बन जाएगा। हर लाइन से एक आंसर निकलेगा। टेन रिपल्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। किसी के पास आंसर है इसका? किसी को आया? अच्छा छोड़ो, मुझे इतना बताओ पहले, 10 रिपल्स इन 1 सेकेंड क्या दे रहा है, ये बता दो मुझे बस खाली, बाकी बातें बाद में। 10 रिपल्स 1 सेकेंड में, 10 वेव्स 1 सेकेंड में, इसका मतलब क्या है? वेवलेंथ नहीं वैभव? बिल्कुल, बिल्कुल प्रज्ञा, प्रज्ञा ने कहा है 10 वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। अब बताओ, अब इसका मतलब क्या है? 10 वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, इसको अब क्या मानोगे आप? एक्सेलेंट। फ्रीक्वेंसी नहीं आदित्य, वेलोसिटी कैसे? इसको आप फ्रीक्वेंसी मानोगे। ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है? 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज। इज दिस क्लियर? पहला बी का जवाब आपको मिल गया। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 10 हर्ट्ज। इज दिस क्लियर? अब आते हैं अगला लाइन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड ट्रफ, अभी अभी पढ़ा था हमने, क्वेश्चन किया था कि क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस लैम्डा नहीं होता है, लैम्डा बाई 2 होता है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, याद करो। देखो यहाँ पे, इस क्वेश्चन को गौर से देखो। इस वाले डिस्टेंस में, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ का डिस्टेंस क्या था? लैम्डा बाई 2। तो पहला तो क्लियर हो गया कि ये क्या दे रहा है, लैम्डा बाई 2। तो क्या लैम्डा की वैल्यू आ गई क्या? 20 सेंटीमीटर। याद रहेगा, वेवलेंथ का वैल्यू कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ये आपका सॉल्व हो गया ए। बच्चों क्या आप सी नहीं निकाल लोगे? सी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कितना है? 10। गलती कर गए प्रज्ञा, गलती हो गया, यूनिट गड़बड़ हो गया। 20 सेंटीमीटर आप था, तो आपका ये वेलोसिटी भी क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा ना फिर। तो ये आ गया 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? दैट्स इट बच्चों। अगले दिन हम लोग इसको रिकॉल करके आगे और टॉपिक पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव पढ़े थे आज, अगले दिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। और आज होमवर्क भी दूंगा, उसको अगले दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लास समझ में आया आज? जो लोग पहली बार ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, क्या उनको, या मतलब हमारे पास पहली बार ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, उनको क्या क्लास समझ में आया, और या कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है बताओ, विल हेल्प यू आउट। ओके, ओके तस्लीम। दिक्कत अगर कोई भी दिक्कत आए, आप कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके हेल्प मांगे आप, वी विल रीच आउट टू यू। ठीक है, चलो बच्चों। ओके आशु, ओके बच्चों, चलो हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द इवनिंग।
चलो बाय बाय, अगले क्लास की तैयारी करें।